वाइगॉत्स्की के अनुसार, और यह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में किस प्रकार महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, यानी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में कैसे महत्वपूर्ण है थिंकिंग और लर्निंग। इंग्लिश पेडागोजी भी कराऊंगी, डोंट वरी। भाषा केवल संचार का माध्यम है और चिंतन से स्वतंत्र है, यानी सिर्फ कम्युनिकेशन का एक माध्यम है और सोचने में इसका कोई रोल नहीं है। नहीं भाई, भाषा के माध्यम से हम सोचते हैं, बहुत बेहतर अपनी समझ भी करते हैं, तो ये कहना गलत होगा। चिंतन और भाषा का कोई संबंध नहीं है, ये कहना तो एकदम ही गलत होगा। वाइगॉत्स्की ने ऐसा बिल्कुल नहीं कहा। फिर है भाषा और चिंतन एक दूसरे पर निर्भर करते हैं और भाषा अधिगम प्रक्रिया का मुख्य साधन है। सुनने में बात अच्छी लग रही है, फिर भी फोर्थ ऑप्शन देखेंगे, भाषा और चिंतन विकासशील अवस्था में अलग अलग कार्य करते हैं। क्या कहना चाहेंगे आप बताइए। भाषा और चिंतन एक दूसरे पर निर्भर हैं और भाषा अधिगम प्रक्रिया का मुख्य साधन है, यानी एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट हो जाते हैं, एक टाइम के बाद मर्ज होते आते हैं। जो आपका लैंग्वेज और थॉट है, और लैंग्वेज जो है वो एक इंपॉर्टेंट टूल है किसका, हमारी कॉग्निटिव डेवलपमेंट का, सीखने का या हमारे अधिगम का। तो लैंग्वेज और थॉट शुरुआती सालों में अलग अलग चलते हैं, भाषा अलग, विचार अलग, पैरेलली चलते हैं, समानांतर चलते हैं, और 3 साल के बाद जाकर के मर्ज हो जाते हैं, ये वाइगॉत्स्की कहते हैं। ऐसा नहीं कि ये अलग अलग ही काम करते रहते हैं। और विकासशील अवस्था का मतलब क्या कहना चाह रहे हैं ये हमें पता नहीं है, इससे बेहतर ऑप्शन थर्ड है, नहीं तो हम इसके साथ भी चले जाते। शुरुआत के 3 साल में होता है, या तो ऐसा इन्होंने कुछ लिखा होता, ठीक है ना। चलिए, क्योंकि 3 साल के बाद भी तो विकासशील ही है अवस्था, ऐसा थोड़ी किताब नहीं है। क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा, प्याजे से एक सवाल है, फटाफट से आप लोग जवाब देंगे। क्या कहना चाहते हैं प्याजे? प्याजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत में आत्मसात और समायोजन की प्रक्रियाएं हैं। आत्मसात बोले तो एसिमिलेशन, और समायोजन बोले तो एकोमोडेशन की प्रक्रियाएं हैं। ये 2 प्रोसेस हैं, और ये बच्चे की अधिगम प्रक्रिया को किस प्रकार से प्रभावित करते हैं, आपको ये देखना है। पहला ऑप्शन है आत्मसात और समायोजन केवल वयस्कों के लिए उपयोगी होते हैं। नहीं भाई, बच्चा जन्म जैसे ही, बचपन से बेसिकली, जब से उसको भाषा या जो आसपास चीजें वो देखना शुरू करता है, समायोजन और आत्मसातीकरण की प्रक्रिया शुरू हो जाती है, क्योंकि अनुकूलन की प्रक्रिया, अपनी समझ विकसित करने की प्रक्रिया डे 1 से शुरू हो गई है कहीं ना कहीं, ठीक। तो ये तो गलत होगा। आत्मसात का अर्थ है नई जानकारी को पुराने ढांचे में फिट करना, यानी एड दी कुछ तो इस तरह का कि एड न्यू इंफॉर्मेशन इनटू एग्जिस्टिंग स्कीम, एड समथिंग इनटू योर एग्जिस्टिंग स्कीमा, वो है आपका एसिमुलेशन। बात तो सही हो रही है। जबकि समायोजन में पुराने ढांचे को नई जानकारी के अनुसार बदलना। समायोजन बोले तो एकोमोडेशन, इसमें जो पुराने ढांचे को, जो आपका स्कीमा है, उसको आप मॉडिफाई कर रहे हैं नई इंफॉर्मेशन के बेस पे। यही तो दोनों की डेफिनेशन है। आत्मसात में आप जोड़ रहे हैं एग्जिस्टिंग स्कीमा में, वर्तमान जानकारी में, जानकारी का मतलब यहां स्कीमा से है, पूर्व ज्ञान में बेसिकली। दोनों प्रक्रियाएं बच्चों के अनुभवों को नजरअंदाज करती हैं, ये कहना एकदम गलत होगा। अनुभवों के आधार पर ये प्रक्रियाएं चल रही हैं। आत्मसात और समायोजन केवल भाषा के विकास से संबंधित है, ऐसा कहना भी गलत होगा। इस संज्ञान के विकास से संबंधित है, समझ के विकास से संबंधित है, आपके दिमाग के विकास से संबंधित है। तो आत्मसात, और ये भाषा में भी लागू होती है ये बात। तो सेकंड ऑप्शन इज द बेस्ट आंसर ओवर हियर। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा। 20वां सवाल कुछ तो बात करने की कोशिश कर रहा है अर्जन और अधिगम के बीच में, जिसपे 1 नंबर का क्वेश्चन आता ही है। ये सारे टॉपिक पेपर में पूछे जाते हैं क्योंकि सिलेबस का पार्ट है, ठीक। तो टॉपिक क्लियर होना बहुत जरूरी है। क्वेश्चन को कैसे भी हेर फेर के बनाया जा सकता है। भाषा अर्जन और भाषा अधिगम के बीच मुख्य अंतर क्या है? देखो, जब ये पुराने जमाने में, यानी 2016-18 में ये सवाल आता था, तो 1 लाइन में पूछ लेता था, और मुख्य अंतर होता था वातावरण का। अगर आपको किसी भाषा के लिए वातावरण मिला है, एनवायरमेंट मिला है, तो आप उस भाषा को अर्जन कर लेंगे, यानी आप एक्वायर कर लेंगे। यानी आप अमेरिका में रहते हैं तो अंग्रेजी आपने एक्वायर कर ली, भाषा आप हिंदी आपने एक्वायर कर ली या अर्जित कर ली यदि आप इंडिया में रहते हैं। वातावरण का मुख्य अंतर होता है, ठीक। अब यहाँ पे लेकिन पूछा कुछ और है, और शिक्षक भाषा अर्जन को बढ़ावा देने के लिए क्या रणनीतियां अपनाएं? अर्जन को इसलिए क्योंकि अर्जन नेचुरल प्रक्रिया है, बहुत ही ज्यादा, और प्राकृतिक प्रक्रिया है, जिसमें किताब पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ रही। आप एनवायरमेंट से ही भाषा को एक्वायर कर लेते हैं, अर्जित कर लेते हैं, सीख लेते हैं, उठा लेते हैं। भाषा अर्जन औपचारिक शिक्षण प्रक्रिया पर निर्भर करता है, जबकि भाषा अधिगम स्वाभाविक रूप से होता है। उल्टा बोल दिया इन्होंने। अर्जन जो है वो स्वाभाविक रूप से होगा, और अधिगम में प्रॉपर औपचारिक शिक्षण लगता है, लर्निंग में एफर्ट और प्रैक्टिस लगती है। अर्जन एक्विजिशन को कहते हैं, जो आपने बस इम्बाइब कर लिया, आपने उठा लिया है, एनवायरमेंट से भर लिया है अपने अंदर। तो ये तो उल्टा कह दिया इन्होंने। भाषा अर्जन स्वाभाविक और अनौपचारिक प्रक्रिया है, इनफॉर्मल है, जो आप अपने एनवायरमेंट से कार्टून देख के, मम्मी पापा को बात करते हुए देख के, मूवी देख के, आस पड़ोसियों को सुनते हुए, लड़ते हुए देख के, वॉटेवर आप जो दिमाग में भर ले रहे हैं, भाषा जहां से आप सीख ले रहे हैं, पहली भाषा जो मातृभाषा होती है आपकी, आप उसको एक्वायर कर लेते हैं। मल्टीपल भाषाओं को भी आप अर्जित कर सकते हैं, ऐसा नोम चॉम्स्की कह रहे हैं। जबकि भाषा अधिगम औपचारिक शिक्षण पर आधारित है। ये बात सही है कि लैंग्वेज लर्निंग, भाषा अधिगम, इसके लिए आप व्याकरण पढ़ते हैं, स्कूल में जाते हैं, ABCD सीखते हैं, 70 चीजें करते हैं, वो लर्निंग है। ये बात सही है। थर्ड ऑप्शन क्या है? भाषा अर्जन केवल व्याकरण सिखाने पर केंद्रित है। व्याकरण सिखाना, इसमें व्याकरण अपने आप सीख जाता है व्यक्ति, कोई अलग से व्याकरण नहीं सिखाया जाता भाषा अर्जन में। अगर मैंने हिंदी अपने एनवायरमेंट से सीखी तो व्याकरण जरूरी नहीं मैंने वहां सीखा, व्याकरण मैंने स्कूल में जाकर के सीखा होगा। तो भाषा अर्जन में व्याकरण का कोई अलग से शिक्षण होता नहीं है। भाषा अर्जन केवल वयस्कों के लिए होता है, ऐसा नहीं। उपयोगी है सिर्फ नहीं भाई, बच्चा जन्म से ही भाषा आसपास सुनता है और अर्जित करता है। तो सेकंड ऑप्शन ही यहाँ सही है।
21वां सवाल देखिएगा फटाफट से। नॉम चॉम्स्की की बात हो रही है, बाबा नॉम चॉम्स्की क्या कह रहे हैं। बड़े लिंग्विस्ट हैं यानी भाषाविद हैं नॉम चॉम्स्की, इन पे भी सवाल आता ही है। भाषा अर्जन और अधिगम की जो बातचीत है इन्होंने बहुत अच्छे से की है, ठीक है ना। और अगर हम बात करें हिंदी मैराथन का, बताएंगे भाई, हिंदी इंग्लिश और सीडीपी की मैराथन करने का प्रयास पूरा है मेरा, है ना। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 21 है, नॉम चॉम्स्की के भाषा अर्जन यंत्र के सिद्धांत के अनुसार, यानी लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, LAD कहते हैं इसको, ठीक। इमेजिनरी डिवाइस है, काल्पनिक है, दिमाग में इंसान मान के चलता है, के सिद्धांत के अनुसार बच्चों के भाषा अर्जन की प्रक्रिया कैसे स्वाभाविक रूप से यानी नेचुरली होती है और शिक्षक इसे हिंदी शिक्षण में किस प्रकार प्रोत्साहित कर सकता है। अब कोई भी भाषा हो, हिंदी हो इंग्लिश हो, नेचुरली एक्वायर कर सकता है, बच्चा अर्जित कर सकता है, ये बात नॉम चॉम्स्की कहते हैं, क्योंकि मानव शिशु में जन्मजात भाषा अर्जन की क्षमता है, भाषा को एक्वायर करने की क्षमता है जिस एनवायरमेंट में वो रहता है, ठीक। और शुरुआत के जो जीवन के 5 से 10 साल हैं वहां पे तो ये भाषा अर्जन यंत्र, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस बहुत एक्टिव है, जो दिमाग में भर लेता है जो भी भाषा आसपास बोली जा रही है उसको एब्जॉर्ब करके अपना भाषा प्रयोग वो सीख जाता है बच्चा। बच्चों में भाषा अर्जन केवल अनुकरण के माध्यम से होता है, यानी नकल के माध्यम से। वो कह रहे हैं नहीं, जन्मजात क्षमता है, नकल की बात ही नहीं। नकल की बात करेंगे आपके स्किनर, पूछ लिया जाता है अनुकरण की बात कौन कर रहा है भाषा को लेके, तो स्किनर, ठीक। सेकेंड ऑप्शन है, बच्चों के पास जन्मजात भाषा अर्जन क्षमता होती है और शिक्षक को प्राकृतिक वातावरण प्रदान करना चाहिए, ये बात एकदम सही है। बच्चों को केवल व्याकरण नियम रटवा दो, जी नहीं, अर्जन में ये बात नहीं होगी, अधिगम में, और रटवाना तो है ही नहीं। भाषा अर्जन बच्चों के लिए केवल किशोर अवस्था में संभव है, ये कहना एकदम गलत है, बल्कि भाषा अर्जन कम उम्र में 5 साल तक आपका जो लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस है, भाषा अर्जन यंत्र है, वो ज्यादा सक्रिय होता है। वो क्रिटिकल पीरियड है जो 3 से 6 वर्ष है आपकी भाषा विकास के लिए, ठीक। तो बच्चों के पास जन्मजात भाषा अर्जन की क्षमता है, तो प्राकृतिक अगर आप माहौल देंगे तो वो नेचुरली ही स्वाभाविक रूप से भाषा को सीख लेंगे, ये बात सेकेंड ऑप्शन में कही गई है, जो चॉम्स्की की बात से बिल्कुल, मतलब चॉम्स्की की ही बात है, सहमत क्या है, बिल्कुल चॉम्स्की ऐसा ही कहते हैं। 22वां सवाल देखिएगा, शिक्षण सहायक सामग्री यानी टीचिंग लर्निंग मटेरियल, हम चार्ट लेके जाते हैं, है ना, मॉडल्स लेके जाते हैं टीचर, तो टीचिंग लर्निंग मटेरियल, शिक्षण सहायक सामग्री, टीचिंग एड्स जिनको हम कह देते हैं, सॉफ्टवेयर और ऑनलाइन टूल्स का क्या महत्व है। सॉफ्टवेयर और ऑनलाइन टूल्स का क्या महत्व है, ये पूछा जा रहा है किसमें, लैंग्वेज टीचिंग, टीचिंग लर्निंग मटेरियल या टीचिंग एड्स में। तो कई बार आप सॉफ्टवेयर का यूज कर रहे हैं जो अलग से प्रोनाउंसिएशन मान लीजिए सिखा रहा है। ऑनलाइन टूल्स में अलग अलग गेम्स हो सकते हैं लैंग्वेज को लेकर के, अलग पिक्चर्स हो सकती हैं, कोई आजकल गूगल अर्थ आ गया है वो दिखा सकते हो आप क्लासरूम में, तो वो भी टीचिंग लर्निंग मटेरियल का ही इस्तेमाल हो गया स्क्रीन पे, ठीक। तो इनका क्या महत्व है ये पूछा है। केवल छात्रों को व्यस्त रखने के लिए नहीं भाई, समझ बेहतर होगी, सिर्फ व्यस्त रखने के लिए तो कुछ भी करा लो, गाने गवाओ, कुछ भी कराओ। फिर आता है सेकंड ऑप्शन, यह छात्रों को डिजिटल माध्यम से अपने ज्ञान को विस्तार से समझने में मदद करता है, यानी डिजिटल मीडियम है एक, जिससे बच्चे का जो ज्ञान है वो और विस्तृत होगा। जब आपको कहा जा रहा है इस पे रिसर्च करके आना, कल पढ़ के आना, कोई वीडियो देख के आना इस टॉपिक पे, जल चक्र क्या होता है एक वीडियो यूट्यूब से देख के आना, क्या है ये डिजिटल माध्यम हो गया एक तरह से, तो इससे हेल्प मिलेगी बच्चे को। यह केवल बच्चों के मनोरंजन के लिए है, जी नहीं, सीखने के लिए भी है, मनोरंजन के लिए फिर बहुत चीजें हैं, केवल खेल कूद के लिए नहीं, आपको बच्चे को सक्रिय रख के सिखाना भी है, जो कि सेकंड ऑप्शन में है कि डिजिटल माध्यम है। भाई ये सॉफ्टवेयर और ऑनलाइन टूल क्या है, डिजिटल माध्यम है ना, जिससे बच्चा बेहतर तरीके से सीख पा रहा है। क्वेश्चन नंबर 23 देखिएगा, 23वां सवाल क्या कहता है, फटाक से बताइए, परिपूर्ण क्या होता है, क्या कहना क्या चाहते हो, मतलब मास्टरी हासिल करना किसी चीज में, क्या कह रहे हो। ये इंग्लिश में लिख रहे हो, शब्द को हिंदी में लिख के बताओ तब तो समझ में आए, मैं तो तुक्का ही लगा रही हूँ कि क्या पूछना चाह रहे हो। क्या ड्राफ्ट टाइप कुछ होगा, एनीवेज चलिए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 23, पुनर्बलन सिद्धांत में अंतरवैयक्तिक पुनर्बलन का क्या अर्थ है और शिक्षक इसे बच्चों के समूह कार्य में किस प्रकार प्रभावी रूप से लागू कर सकते हैं। यानी पुनर्बलन सिद्धांत में, यानी जहां आप बच्चे को रीइंफोर्समेंट के प्रिंसिपल की जब हम बात कर रहे हैं, जहां गुड, वेरी गुड, शाबाश, ये सब हम कह रहे हैं बच्चे के व्यवहार को बढ़ावा देने के लिए जिन शब्दों का, जिन एक्शंस का हम इस्तेमाल कर रहे हैं, गुड, वेरी गुड, शाबाश, ये सब, या ये जेस्चर्स कर रहे हैं, ये भी पुनर्बलन यानी रीइंफोर्समेंट में आएगा। तो अंतरवैयक्तिक पुनर्बलन यानी लोगों के बीच की बात हो रही है, का क्या अर्थ है और शिक्षक इसे बच्चों के समूह कार्य में किस प्रकार प्रभावी रूप से लागू कर सकते हैं। यानी जब ग्रुप वर्क चल रहा हो तो क्या करें। यह व्यक्तिगत रूप से बच्चों को पुरस्कार देने का तरीका है। जब अंतरवैयक्तिक लिख दिया तो इसका मतलब मल्टीपल लोग वहां मौजूद हैं, तभी इंटरपर्सनल बना है वो। सेकंड ऑप्शन है बच्चों के समूह कार्य के दौरान सामाजिक और भावनात्मक व्यवहार को प्रोत्साहित करने के लिए, यानी बच्चों के समूह कार्य के दौरान, यानी ग्रुप वर्क के दौरान सामाजिक और भावनात्मक व्यवहार को प्रोत्साहित करने के लिए है।
बात तो सही है, जब वो ग्रुप वर्क कर रहे हैं तो जो सोशल और इमोशनल व्यवहार है वो प्रोत्साहित हो रहा है, क्योंकि आप गुड वेरी गुड बढ़ावा दे रहे हैं किसी को। बात तो सही है। सेकंड ऑप्शन क्या है? सेकंड यही था। थर्ड देखते हैं, यह केवल पाठ्य पुस्तक पर आधारित गतिविधियों में, नहीं भाई, ये नेचुरल एनवायरनमेंट में हो रहा है। यह केवल बच्चों की शारीरिक क्षमताओं को बढ़ाने के लिए, वो ऐसा कोई दौड़ लगवाने वाली बात तो यहाँ हो ही नहीं रही है। तो सेकंड ऑप्शन इज दी ओनली राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है भाई? क्वेश्चन नंबर 24 देखिएगा। 24वां सवाल कुछ तो कहना चाहता है, फटाफट से समझिए। वाइगॉत्स्की की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है ना। अगर हम देखें यहाँ पे, वाइगॉत्स्की के अनुसार समीपस्थ दूरस्थ विकास का क्षेत्र, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट का अर्थ क्या है, और यह शिक्षकों को बच्चों की अधिगम क्षमता को समझने में कैसे मदद करता है। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट यानी वो दायरा जहां संभावना है कि अभी विकास आपका हो सकता है यदि आपको सही मदद दी जाए। पहला ऑप्शन है ZPD, जिसको हम कह दे रहे हैं संभावित विकास, जहां संभव है। बेसिकली यह वह क्षेत्र है जिसमें बच्चे अपनी समस्याओं को स्वतंत्र रूप से हल कर सकते हैं। नहीं, यह वह क्षेत्र है जहां बच्चा स्वतंत्र रूप से और किसी की मदद से, इन दोनों के बीच का अंतर ZPD है। ठीक, यह वह क्षेत्र है जिसमें बच्चों को शिक्षक या सहपाठियों की सहायता की आवश्यकता होती है। हाँ, कह सकते हो। देखते हैं थर्ड ऑप्शन, यह वह क्षेत्र है जो बच्चों के लिए बहुत कठिन है और इसे नहीं समझ सकते, ऐसा नहीं है, मदद से समझ सकते हैं। फिर आते हैं, यह वह क्षेत्र है जो केवल जैविक परिपक्वता पर आधारित है। बायोलॉजिकल मैच्योरिटी की बात तो वाइगॉत्स्की कर ही नहीं रहे हैं। तो सेकंड ऑप्शन है, यह वह क्षेत्र है जिसमें बच्चों को शिक्षक या सहपाठियों की सहायता की आवश्यकता होती है। यानी ZPD वो दायरा है जहां बच्चों को यदि मदद दी जाए, स्कैफोल्डिंग या पाड़ या ढांचा दिया जाए, यानी ये है बच्चा जो खुद से कर सकता है स्वयं से, ये वो दायरा है जहां ZPD वाला दायरा है ये, जहां उसको हेल्प मिल जाए तो वो यहां तक पहुंच सकता है। तो ये टेम्परेरी हेल्प की आपका दायरा है ZPD। वो स्पेस है, वो डिफरेंस है जहां वो खुद से जो कर सकता है और जो किसी की मदद से कर सकता है, उसके बीच के डिफरेंस को हम ZPD कह रहे हैं। ठीक, आगे बढ़ेंगे। वाइगॉत्स्की का हम